हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ केमिकल जगत की एक बेहतरीन कंपनी क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के आईपीओ से रिलेटेड। ये जो कंपनी है ये काफ़ी पुरानी कंपनी तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत पुरानी कंपनी है। 2003 में इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया था। करीबन 17.5 साल जो है इस कंपनी की अभी तक उम्र हुई है, लेकिन इस कंपनी ने पिछले 3 साल के दौरान जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो काबिल तारीफ़ है। और पिछले साल की जो परफॉर्मेंस है वो ना केवल इस कंपनी के लिए बल्कि इस सेक्टर के अंदर जो दिग्गज कंपनियां हैं उनको भी इसने आउट परफॉर्म किया है। और उसका मेन रीज़न है इसकी प्रोडक्ट लाइन। और इस प्रोडक्ट लाइन के अंदर अगर हम बात करें तो ये कंपनी परफॉर्मेंस केमिकल के अंदर जिन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही है उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफ़ी बेहतरीन है। और कंपनी इसी सेक्टर के अंदर और इन्वेस्टमेंट भी कर रही है और वहाँ पर भी जो है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रही है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स के इंटरमीडिएटरीज जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं, एफएमसीजी के केमिकल बनाती है और अदर प्रोडक्ट्स बनाती है। अब इस तरीके की कुछ कंपनियाँ और भी आपको बिजनेस सेगमेंट के अंदर मिल जाएंगी, क्योंकि ये जो केमिकल कंपनी है तो सेम कंपनी आपको नहीं मिलेगी। कोई कंपनी इससे इसका एक प्रोडक्ट बनाती है, कोई दूसरी कंपनी दूसरा प्रोडक्ट बनाती है। जैसे कि इस कंपनी के बारे में मैं अगर आपके साथ चर्चा करूं तो इस कंपनी के जो कुछ अगर आप पीयर्स को मिलाएंगे तो उसमें कैम्बलिन फाइन साइंस कंपनी मिलेगी जो इनके प्रोडक्ट्स को बनाती है। इसी तरीके से अतुल लिमिटेड जो है इनके प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है। और इसी तरीके से और भी जो कंपनियां हैं जो केमिकल के अंदर लिस्टेड स्पेस में वो कंपनी अभी जो है सिमिलर प्रोडक्ट्स को बनाती हैं। लेकिन जो ये प्रोडक्ट्स बनाती हैं उन प्रोडक्ट्स में ख़ास बात ये है कि इनका एक प्रोडक्ट इस तरीके का है जो कि चाइना के अंदर एक्सपोर्ट होता है, बजाय कि जहाँ पर चाइना पूरे वर्ल्ड को केमिकल एक्सपोर्ट करता है वहाँ पर ये कंपनी उसको एक्सपोर्ट करती है। तो जहाँ पर आपको एक इन्वर्स रिलेशनशिप जो है देखने के लिए मिल रही है बिजनेस ट्रेड के अंदर, तो वो एक काफ़ी पॉजिटिव इनके लिए होता हुआ नज़र आ रहा है। CSTL customers include manufacturing distributors in India as well as other regulated international markets including China, Europe and United States of America, ताइवान, कोरिया एंड जापान। तो ये इन कंपनीज़ के अंदर इन कंट्रीज़ के अंदर भी इस कंपनी की जो है प्रेजेंस है। अब इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी कुछ बेहतरीन जानी मानी कंपनीज़ को ये सप्लाई करते हैं, जिसमें बेयर एजी, SRF, जेनेक्स लैब और इस तरीके की जो कंपनियां हैं वो इनसे जो है प्रोडक्ट्स को जो है लेती हैं। यानी कि CSTL यानी कि क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के जो प्रोडक्ट्स हैं वही कंपनियां यूज़ करती हैं। कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अभी हाल फिलहाल में है जो JNPT पोर्ट के पास हैं तो लोकेटेड है। तो इनको एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि जो प्रोडक्शन ये करते हैं तो उसको एक्सपोर्ट करने में जो लॉजिस्टिक की कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाती है और लॉजिस्टिक ईजी हो जाता है। तो वहाँ से जो है ये दो प्लांट अभी ऑपरेट कर रहे हैं और 2 प्लांट अभी पाइपलाइन में है जो कि आगे चल के फंक्शनल होने वाले हैं। अब बात करते हैं कि ये कंपनी कितने शेयर्स इशू कर रही है, कितनी तारीख को इसका IPO आ रहा है, क्या वैल्यूएशंस मुझे लगती है, ये सब मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। तो देखिएगा IPO आ रहा है 7 तारीख को और जो 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि वेडनेसडे 7 जुलाई और फ्राइडे 9 जुलाई, इसके बीच में आप इस शेयर्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। IPO का जो साइज़ है वो 1546 करोड़ है, जो कि पहले ये चर्चा हो रही थी कि करीबन 1400 करोड़ का IPO आएगा। लेकिन शेयर मार्केट में परिस्थितियाँ काफ़ी अनुकूल हैं केमिकल कंपनीज़ के लिए, तो कंपनी ने थोड़ा सा साइज़ भी अपना बढ़ा लिया है। यानी कि उन्होंने जो अपर बैंड की तरफ जो बात की थी वो कर ली। तो वो जो बात इन्होंने ऊपर की साइड कर ली है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रमोटर चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो बाज़ार से ले सके। तो जो भी उन्होंने सेबी के पास रखा था प्रपोजल, तो उसके अपर बैंड की तरफ जो है इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स जो है ऑफ़र करने की कोशिश की है। और ज़्यादा शेयर्स तो मैं नहीं कहूँगा, बल्कि प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया। तो बाज़ार में अनुकूल परिस्थितियों की वजह से आप इसका प्राइस बैंड देख रहे हैं 880 रुपये से 900 रुपये के बीच में। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो प्राइस बैंड है ये शायद 500 रुपये के आसपास आना चाहिए, क्योंकि कंपनी अब इन प्राइजेस के ऊपर 50 के PE रेशो के ऊपर आपको शेयर्स दे रही है और 18 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू है, यानी कि 18 गुना प्राइस टू बुक वैल्यू है और PE रेशो 50 टाइम्स है। तो जो थोड़ा सा आपको वैल्यूएशन स्ट्रेच लगेगा प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर। प्रेजेंट सिनेरियो में इसलिए क्योंकि 50 की PE रेशो थोड़ी सी आपको एग्रेसिवली लगेगी। तो इसका मतलब है कि टेबल पर शेयर होल्डर्स के लिए ज़्यादा कुछ छोड़ा नहीं है प्रेजेंट स्थिति में। लेकिन अगर आप इसको फ्यूचर में देखने की कोशिश करेंगे तो फ्यूचर्स इसका काफ़ी अच्छा हो सकता है। फ्यूचर काफ़ी अच्छा इसलिए हो सकता है कि 2 प्लांट अभी इन्होंने ऑपरेशनल करने हैं। अब जब इनके प्रोडक्ट्स के बारे में आपके साथ बात करूंगा तो वहाँ पर भी एक अच्छा आउटलुक हमें देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर वर्तमान परिस्थिति के अंदर
जो शेयर का भाव जिन प्राइस पर ऑफर किया जा रहा है वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि लिस्टिंग गेन तो आपको होगा ज़रूर से ज़रूर, लेकिन इस बात में आप ध्यान रखिएगा कि जो लिस्टिंग गेन के साथ साथ ये जो कंपनी है ये इसका फ्यूचर आउटलुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। तो जो कि फ्यूचर में अगले 2 साल की ग्रोथ है वो ऑलरेडी मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस इन है, यानी कि जो अगले 2 साल के अंदर ये पाइपलाइन के अंदर जो इनके प्लांट्स हैं और जिस तरीके से प्रोडक्ट्स की डिमांड रहने वाली है वो सभी प्राइस शायद आज के प्राइस में इनकॉर्पोरेट कर लिए गए हैं, लेकिन कंपनी फिर भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है ग्रोथ कर रही है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस शेयर्स में जो सब्सक्रिप्शन है वो काफ़ी ज़बरदस्त जो है आता हुआ नज़र आएगा। हालांकि इस महीने में काफ़ी IPO आ रहे हैं, लेकिन उन IPO में से एक बेहतरीन IPO जो है मुझे क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी का लगता है। और जिस तरीके की प्रोडक्ट लाइन है तो मुझे ऐसा भी लगता है कि जब ये IPO के अंदर लिस्टिंग हो जाएगी तो बहुत सारे जो बेहतरीन इन्वेस्टर्स हैं जो ग्रोथ को प्ले करते हैं तो वो भी इस शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना पसंद करेंगे। तो ये तो थी इस कंपनी के बारे में बात। अब यहाँ पर जब 7 से 9 जुलाई के बीच में आप अप्लाई करेंगे तो अलॉटमेंट कब आपका फाइनलाइज हो जाएगा, तो वो 14 जुलाई को फाइनलाइज हो जाएगा। रिफंड 15 तक आपको आ जाएंगे, शेयर्स आपके अकाउंट में 16 को जो है क्रेडिट हो जाएंगे और 19 को जो है आपका जो शेयर है वो लिस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा। QIB पोर्शन जो है 773 करोड़ के लिए जो है लाया जा रहा है, यानी कि 50% जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं वो खरीदेंगे और नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए केवल 15% हिस्सा छोड़ा गया है। और खुशी की बात रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है करीबन 35% हिस्सा, जिसमें 541 करोड़ के लिए जो है एप्लीकेशंस जो है मिलती हुई नजर आएंगी। तो यहाँ पर मुझे प्रेजेंट में ऐसा लगता है कि 900 रुपये के भाव में भी वर्तमान परिस्थिति में भी इस IPO में अप्लाई ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। अगर किसी भी कारण से आपको लिस्टिंग प्राइस से नीचे कभी भी शेयर आपको मिलता है तो भी एक SIP बेसिस पर एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर इस तरीके की बेहतरीन ग्रोथ वाली कंपनी जो है इंक्लूड करनी चाहिए। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर वर्तमान स्थिति में जिस तरीके से बाजार की दशाएं अगर इसी तरीके से बाजार रहता है तो शायद इसके अंदर आपको एक अच्छा खासा जो है लिस्टिंग गेन भी आपको मिलना चाहिए। 15 से 20% का जो है लिस्टिंग गेन जो है हमें लगता है इस कंपनी में मिलना चाहिए। अब इस कंपनी के अंदर प्री एंड पोस्ट ऑफर जो शेयर्स होंगे वो करीबन 10.62 करोड़ शेयर्स होंगे। तो ये जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं ये फेस वैल्यू ₹1 में कन्वर्ट कर दिए कंपनी ने, और IPO से पहले ये पहले ₹10 की जो है शेयर्स की फेस वैल्यू थी। तो जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 10.62 करोड़ शेयर्स हैं। तो यहाँ पर अगर 10.62 करोड़ शेयर्स की बात हम करें तो उससे पहले हमें ये देखना चाहिए कि कंपनी EPS क्या जनरेट कर रही है, कंपनी में ग्रोथ किस तरीके की रही है, कंपनी की बैलेंस शीट किस तरीके की है। तो देखिएगा बैलेंस शीट के एंगल से अगर शेयर्स की बुक वैल्यू देखें तो बुक वैल्यू करीबन आपको जो है ₹50 के 50.81 पे मिलेगी, और जो प्राइस बैंड है तो करीबन ₹900 के लिए आपको अपर बैंड में अप्लाई करना है। तो करीबन 17 to 18 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू आपकी निकल कर आती है। तो वैल्यूशन वाइज सस्ता तो नहीं है, वैल्यूशन वाइज तो सस्ता नहीं है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखना चाहेंगे रेवेन्यू में ग्रोथ तो देखिएगा 393 करोड़ की सेल थी 19 में, 20 में 419 करोड़ की हो गई और 21 में 51 करोड़ की हो गई। और रेवेन्यू की ग्रोथ 20 में 6.62 करोड़ थी कोविड की वजह से, और 2.21 जो है वो 21 के अंदर हो गई। तो हाँ, यहाँ पर भी हालांकि कोविड का असर था, लेकिन कोविड के असर के साथ साथ इन्होंने जो प्लांट के अंदर एक्सपेंशन की थी वो सामने आ गई, तो जिसकी वजह से आपको यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ देखने के लिए मिली। उसके बाद जो मार्जिनस हैं इनके, तो ईबिटा मार्जिनस हैं, क्योंकि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किए तो जहाँ 37.53% का ईबिटा मार्जिन था इनका 19 में, तो यहाँ मार्जिनस हो गया 55.54 का। तो जो मार्जिनस है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। और नेट प्रॉफिट जो मार्जिनस है, अगर आप इतने नेट प्रॉफिट मार्जिनस की कंपनी को अगर आप देखेंगे, जो कंपनी 38.71% का जो है नेट प्रॉफिट मार्जिनस जो है जनरेट कर रही है, 38.71% का नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है कंपनी जनरेट कर रही है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ऐसी कंपनी आपको कहाँ मिलेंगी जो करीबन 38% का नेट प्रॉफिट मार्जिनस। मैं आपको ये नहीं कह रहा ईबिटा मार्जिनस, मैं आपको कह रहा हूँ नेट प्रॉफिट मार्जिनस। अगर ये मार्जिनस 30% पे भी रहते हैं और 2 प्लांट की एक्सपेंशन आपको देखने के लिए मिलती है, तो आपको EPS ही आने वाले 2 साल के अंदर 36 या 37 रुपीज़ मिलेगी। तो उन केसेस में इसी शेयर्स की जो PE रेशियोज है वो 25 या 30 पर हो सकती है। तो जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी ने एग्रेसिवली प्राइसिंग जो है इस शेयर्स के अंदर की है, और उसका मेन रीज़न है कंपनी की ग्रोथ। तो जो कंपनी ने अपनी ग्रोथ को देखते हुए एग्रेसिवली जो है प्राइस रखा है, मैं इस बात को मना नहीं करूँगा। और इसके अलावा अगर आप इशू के अंदर
जो चीज़ें देखेंगे कि भाई पी रेशो क्या और निकल कर आ रही है। तो अगर आप 18.68 की ईपीएस को लेते हैं, लेटेस्ट ईपीएस को हम एवरेज नहीं कर रहे हैं, लेटेस्ट ईपीएस को भी लेते हैं, तो आप देखिएगा करीबन 48 से 50 की पी रेशो जो है बनती है। तो 48 की जो पी रेशो है उस पे शेयर्स को कंपनी लिस्ट कराने का जो है प्लान कर रही है। और उसके बाद भी ऐसा माना जा रहा है कि 200 से 250 रुपये का जो है लिस्टिंग गेन जो है आ सकता है ग्रे मार्केट प्रीमियम में, हालांकि वो मार्केट की दशाओं के हिसाब से बदलता रहता है। तो अगर हम मार्जिन्स के बेस पर देखें, कंपनी की जो है परफॉर्मेंस ग्रोथ के बेसिस पे देखें, तो इस तरीके के आईपीओ को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो अगर मेरे से आप इसके बारे में ये पूछें कि सर इसका सॉफ्ट एनालिसिस आप करिए तो आपको क्या स्ट्रेंथ लगती है, क्या वीकनेस लगती है, क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या थ्रेट्स लगती हैं, तो देखिएगा सबसे खास बात क्या है कि इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। इस कंपनी की स्ट्रेंथ मैं आपको बताता हूँ, इसके प्रोडक्ट्स आप स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं वो आपको इसकी स्ट्रेंथ बताएंगे। MEHQ 12,500 मीट्रिक टन प्रोड्यूस करते हैं, नंबर 1 इन वर्ल्ड, नंबर 1 इन इंडिया। तो पहली बात है जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें नंबर 1 वर्ल्ड में और नंबर 1 इंडिया में। BHA जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें नंबर 1 इन वर्ल्ड है, नंबर 1 इन इंडिया। सेकंड प्रोडक्ट जो बना रहे हैं एस्क्रोबेल, उसके अंदर जो है नंबर 2 इन इंडिया है। उसके बाद ग्यूआकोस्कोल नंबर 3 इन वर्ल्ड, नंबर 2 इन इंडिया। DCC जो प्रोड्यूस कर रहे हैं अमंगस्ट लार्जेस्ट इन वर्ल्ड, नंबर 1 इन इंडिया। तो वर्ल्ड में सबसे बड़े हैं और उसके अलावा बड़ों में एक है और नंबर 1 इन इंडिया है। और 4-MAP जो प्रोडक्ट है जो FMCG केमिकल है, नंबर 1 इन वर्ल्ड, नंबर 1 इन इंडिया। जो एनिसोल बना रहे हैं नंबर 1 इन वर्ल्ड और नंबर 1 इन इंडिया। तो अल्टीमेटली बात यह है कि इनकी जो प्रोडक्ट लाइन है वो इस तरीके की, यानी कि जो कंपनी ने जो प्रोडक्ट्स चुने हैं, यानी कि जब कंपनी का निर्माण किया गया होगा, जब कंपनी को बनाया गया होगा, तो केमिकल इंजीनियर्स ने जो भी इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई होगी, जिन प्रोफेशनल्स का इन्होंने यूज़ किया होगा, जब इस कंपनी की स्थापना की होगी, तो उनका जो विज़न था कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स की डिमांड रहने वाली है और जिसका इंडिया में कोई कंपटीशन नहीं मिलने वाला है, वो प्रोडक्ट इन्होंने चुने और उसके बेस पर इस कंपनी को तैयार किया गया, जिसकी वजह से आज आप देख रहे हैं कि ये कंपनी इंडिया के अंदर केमिकल सेक्टर के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज़ में से एक है। और ऐसे प्रोडक्ट हैं जहाँ पर कि दूसरे का कंपटीशन नहीं है, यानी कि जो कंपिटिटिव एडवांटेज है इस कंपनी के पास वो जो है काफ़ी बेहतरीन है। तो ये इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और जिन कंट्रीज़ से हम लोग माल खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं, जिन कंट्री से वास्तव में केमिकल इंडस्ट्री डरती है, जिसमें से चाइना एक प्रमुख भूमिका के अंदर रहता है कि अगर वहाँ से जो चाइना के जो केमिकल्स हैं वो जो इंडिया में इंपोर्ट होते हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो केमिकल इंडस्ट्री डरी रहती है। वहाँ पर इसको डर नहीं है, बल्कि ये अपने प्रोडक्ट खुद चाइना को बेचती है। तो ये इसके पास जो एडवांटेज है। तो आप देखिएगा इसकी जो प्रोडक्ट लाइन है वो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, जिस तरीके की ग्रोथ है वो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, और जिस तरीके से इसके प्रोडक्ट्स की भविष्य में डिमांड रहने वाली है वो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि चाइना के अंदर ये जो है जो भी रेवेन्यू इंडिया के अंदर जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं उससे ज़्यादा रेवेन्यू तो ये चाइना से जनरेट करते हैं, यानी कि इनके प्रोडक्ट की डिमांड जितनी चाइना में है उतनी तो इंडिया में भी नहीं है। और बाकी यूरोप, USA और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड काफ़ी बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट इनके पास है। तो ये आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इनकी प्रोडक्ट लाइन है। अब दूसरी बात क्या है कि वीकनेस क्या है। देखिएगा स्ट्रेंथ के साथ जो है वीकनेस क्या हो सकती है। देखिएगा मैं आपको वीकनेस केवल एक ही बात बोलूँगा कि वीकनेस केवल वैल्यूएशंस फ्रंट पे हो सकती है, कि अगर कंपनी की जो वैल्यूएशंस हैं वो रिच साइड में, अगर स्टॉक मार्केट में किसी भी तरीके की वीकनेस आती है तो ये इस शेयर्स के लिए भी वीकनेस हो सकती है। और दूसरी वीकनेस बनती है कि कुछ और कंपनियां इसी तरीके के सेगमेंट के अंदर है, जिसमें से मुझे लगता है कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, अतुल लिमिटेड। तो वो कंपनी भी इसके प्रोडक्ट्स के अंदर जो है सेंध लगा सकती है। तो वहाँ पर हमें इसको लगता है, और जिसकी वजह से इसको वैल्यूएशंस जो रीज़नेबली जो है अतुल लिमिटेड से भी ज़्यादा मिल रहे हैं IPO प्राइस के ऊपर, तो वो यहाँ पर एक वीकनेस जो है आगे चल के क्रिएट कर सकती है। उसके बाद अगर हम इसकी अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो अपॉर्चुनिटीज़ अपार संभावना है, क्योंकि जिन केमिकल के अंदर ये अभी माल बना रही है वर्ल्ड को भी उसकी ज़रूरत है, और इसके सामने कोई अभी कंपटीशन नहीं है। और यहाँ पर ही इसके पास जो सबसे बड़ी जो है जो हम ये कहेंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आगे भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। थ्रेट्स क्या हैं इसके सामने, देखिएगा थ्रेट्स
सिंपल सी बात ये है कि केमिकल इंडस्ट्री है और इसके अंदर जब भी कोई कंपनी है इस तरीके का एडवांटेज जो है 2-3 साल 4 साल तक ले सकती है, पर लॉन्ग टर्म्स के अंदर अगर अगले 10 साल या 15 साल तक ये सेम प्रोडक्ट्स के अंदर सेम एडवांटेज शायद ना ले पाएँ, क्योंकि इंडिया की जो केमिकल कंपनीज़ हैं वो काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। और जिसमें आप लिस्टेड स्पेस में देखेंगे, अतुल लिमिटेड की बात करें, SRF की बात करें, कैमलिन फाइन साइंस की बात करें, आरती इंडस्ट्रीज़ की बात करें, या और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, वो भी अपने एक्सपेंशन प्रोडक्ट्स के अंदर जब इतने अच्छे मार्जिन्स वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर अपनी प्रेजेंस जो है दाखिल कर सकती है, तो जहाँ से इनको थ्रेट्स आगे चल के मिल सकती हैं। तो इन सभी चीज़ों के अगर हम आकलन करें तो इनके भी 2 प्लांट और अभी मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार है, और जो इनकी जो लोकेशन है वो एक ही जगह पर है। तो एक थ्रेट्स ये भी आ सकती है इनको कि जिस लोकेशन से ये काम कर रहे हैं उस लोकेशन से पूरे जो है वर्ल्ड में ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो अगर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अगर गुजरात जैसी जो जगह है, अगर वहाँ से कोई इस तरीके की कंपनी बिज़नेस शुरू करती है सेम, तो वो इनसे अच्छा जो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंडिया के अंदर जो है तैयार कर सकती है, और उसको भी जो है पोर्ट्स वाले जो एडवांटेज है वो मिल सकते हैं। तो ये जो थ्रेट्स हैं कुछ जो इस कंपनी को आगे चल के मिल सकते हैं। लेकिन कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काबिल तारीफ़ हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। प्रोडक्ट्स किस तरीके के हैं, तो यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यूशंस की अगर हम बात करें तो देखिएगा, विनाती 68 के पी पर चल रहा है, फाइन ऑर्गेनिक 75 पे, अतुल लिमिटेड जो मुझे अगर किसी भी कंपनी के सामने अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इस कंपनी के सामने अगर आपको कोई दूसरी कंपनी खड़ी कर दी जाए जो आपको पसंद आ सकती है तो वो कौन सी है, तो मुझे उसमें से अतुल लिमिटेड काफ़ी पसंद है, क्योंकि अतुल लिमिटेड ने जिस तरीके की पास्ट में ग्रोथ की है उसको देखते हुए। इसके अलावा PI इंडस्ट्री भी देखिएगा 56 की जो है PE रेशो पे चल रही है, और ये भी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग जो कंपनीज़ में से एक है। नवीन फ्लोराइन भी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग है, लेकिन नवीन जो फ्लोराइन है वो अच्छी PE रेशो पे यानी 64 पे चल रही है। SRF देखिएगा 17% की रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, वो भी काफ़ी बेहतरीन है। अब इस कंपनी ने जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे अगर क्लीन साइंस की, तो इसने सभी के सभी अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म किया है, जो मैंने अभी आपको बोला भी पीछे भी। लेकिन ये जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है ये क्या लॉन्ग टर्म के अंदर सस्टेनेबल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो बाकी प्लेयर्स हैं वो भी काफ़ी बड़े दिग्गज हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इन सभी के बीच में निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि इसके IPO में पैसा ज़रूर लगाना चाहिए। अब IPO में पैसा लगाने के बाद क्या स्ट्रेटेजी होती है वो मैं अब आपको बताता हूँ कि अगर IPO की प्राइसिंग ऊपर की तरफ आती है, 900, 950, 200 रुपये या 250 रुपये ऊपर आपको पैसे मिलते हैं, तो भी मुझे लगता है कि शेयर्स आप होल्ड कर सकते हैं अगर आपका लॉन्ग टर्म विज़न है तो। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के या स्विंग ट्रेडर्स हैं या लिस्टिंग गेन के लिए हैं तो आपको 200-250 रुपये हाथ में पकड़ लेने चाहिए और तुरंत पैसा काट लेना चाहिए। और अगर इसकी लिस्टिंग किसी भी कारण से 900 रुपये से नीचे होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर छोड़ने लायक नहीं है। इस शेयर्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए हर नीचे के लेवल पर, और हर नीचे के लेवल में मान लीजिए अगर 900 रुपये से नीचे अगर इसकी प्राइसिंग आ जाती है किसी भी कारण से मार्केट की दशाओं की वजह से 700, 750, 800, तो इस शेयर्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए। और ये शेयर मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये शेयर कुछ ना कुछ हिस्सा जो है अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है रखते हुए नज़र आएंगे और रखने लायक जो है बनता है। जो भी मैंने व्यू आपको दिए हैं वो सब बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और अनबायस्ड है, क्योंकि मेरी किसी भी तरीके का जो है व्यू जो भी है वो, क्योंकि मेरे किसी भी तरीके के जो हम अपने खुद के पोर्टफोलियो के लिए जो सोचते हैं वही आपके साथ डिसीजन जो है करते हैं, जो डिसाइड करते हैं वही आपको जो है डिसीजन के रूप में आपको बताते हैं। तो हो सकता है कि मैं भी इसके IPO में अप्लाई करूं, लेकिन IPO के अप्लाई में कुछ ज़्यादा शेयर्स मिलते नहीं हैं, तो हो सकता है कि अगर हमें सही प्राइस मिलेंगे तो ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखने लायक शेयर है। क्योंकि मैं आपको फिर यही बोलूँगा, प्रोडक्ट लाइन बहुत बढ़िया है, डिमांड बहुत अच्छी है इनके प्रोडक्ट्स की, मार्जिन्स बहुत बढ़िया है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ बहुत बढ़िया है, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छी है। प्रमोटर्स जो हिस्सा बेच रहे हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप चेक करने की कोशिश करेंगे तो वो काफ़ी बेहतरीन है। तो उन सभी पैरामीटर्स के ऊपर हमें ऐसा लगता है कि ये शेयर जो है सब्सक्राइब करना चाहिए। हालांकि देखिए हर बिज़नेस के अंदर जो है थ्रेड्स जो हैं वो या वीकनेस होती हैं, लेकिन उन सब के बावजूद मुझे शेयर्स का प्राइस थोड़ा सा ओवर लग रहा है। अगर थोड़ा सा और नीचे मिल जाता तो जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे पास ज़्यादा होती, लेकिन अब जो भाव है वो भगवान है। तो जो भी प्राइस हैं उन पे भी मुझे लगता है कि IPO में कुछ लॉट जो है ज़रूर आपको अप्लाई करने चाहिए, और कम से कम एक लॉट तो आपको अप्लाई करना चाहिए। और जो NIB इन्वेस्टर्स हैं यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशन बायर्स हैं वो आप क्योंकि उनके लिए पोर्शन बहुत बड़ा नहीं है तो वो उस समय पर, क्योंकि वो लिस्टिंग गेन के लिए जनरली प्ले
करते हैं तो NIB जो इन्वेस्टर्स हैं वो शायद 2 दिन कितना सब्सक्रिप्शन हुआ उसके बाद जो है डिसाइड करेंगे, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर को शायद ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अप्लाई कम से कम जो है करना चाहिए। शेयर्स अगर नीचे भी लिस्ट हो जाता है तो और शेयर खरीदने चाहिए, और अगर शेयर की लिस्टिंग ऊपर होती है तो भी आपको होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के अंदर। और अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं या शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो आप जो है लिस्टिंग पे प्रॉफिट लेके भी जा सकते हैं। बट कुछ शेयर्स जो हैं इस कंपनी के जो है पोर्टफोलियो में रखने लायक शेयर्स हैं, और बहुत समय बाद एक बेहतरीन केमिकल कंपनी जो है IPO लेके आई है, जिसके पास एक बिजनेस डायनेमिक्स बहुत तगड़े हैं, और सबसे खास बात तो इसके प्रोडक्ट लाइन है जिसकी एक फ्यूचर के अंदर अगर हमें जो फोर्सिएबल फ्यूचर्स की बात करें वहाँ तक हमें इनकी एक बहुत बेहतरीन डिमांड जो है दिख रही है। तो आपको ये चर्चा कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।